नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी चल रही थी संधि और संधि में मैं आपको अब तक करा चुका हूं स्वर संधि के विषय में। स्वर संधि के सारे नियम और प्रैक्टिस करा चुका हूं और आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। किसकी बात करेंगे? व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि में मैं आपको बता दूं कि दो वर्णों के मेल से जब व्यंजन में विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से व्यंजन में परिवर्तन आए। किस में परिवर्तन आए? व्यंजन में परिवर्तन आए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दो वर्ण, वो चाहे व्यंजन व्यंजन हो, वो चाहे स्वर और व्यंजन हो, ठीक है, तो वे दो वर्ण चाहे वो स्वर और व्यंजन हो, चाहे व्यंजन और व्यंजन हो, ठीक है, उनके मेल से किसमें विकार आए, किसमें परिवर्तन आए? व्यंजन में परिवर्तन आए। जो परिवर्तन आए वो व्यंजन में आए, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से व्यंजन में विकार उत्पन्न हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था स्वर संधि में क्या थे? दोनों ही स्वर हुआ करते थे। स्वर संधि में क्या होते थे? दोनों ही स्वर होते थे, इधर भी स्वर और इधर भी स्वर। तो दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता था तो किसमें होगा? स्वर में ही होगा, तो स्वर संधि कहलाती थी। लेकिन व्यंजन में ऐसा नियम नहीं है कि दो व्यंजनों के मेल से, व्यंजन में एक स्वर भी हो सकता है और एक व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है। व्यंजन में क्या हो सकता है? एक स्वर भी हो सकता है, एक व्यंजन भी हो सकता है, अथवा दोनों व्यंजन हो सकते हैं, ठीक है। आगे स्वर हो सकता है, पीछे व्यंजन हो सकता है, आगे व्यंजन हो सकता है, पीछे स्वर हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। विकार जो आएगा, परिवर्तन जो आएगा वो होगा व्यंजन संधि में। कौन सी किस में आएगा? व्यंजन में आएगा। विकार जो आएगा, परिवर्तन जो आएगा, रूप परिवर्तन जो होगा वो होगा व्यंजन का, तो इसको हम कहते हैं व्यंजन संधि, ठीक है। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से व्यंजन में विकार उत्पन्न हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप इस संधि शब्द को ही ले लीजिए। किसको ले लीजिए? संधि शब्द को ही ले लीजिए। जैसे बेटा यहां पर हमने लिया सम और यहां पर लिया धी, ठीक है। क्या लिया हमने? सम प्लस धी। इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये म व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। इधर ध भी व्यंजन है। अगर ध को हम तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? ध प्लस ई। दोनों तरफ व्यंजन है, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या है? व्यंजन है। अब यहां पर आप देखिए ये मां जो है ना, किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल गया है। किस में बदल गया है? अनुस्वार में बदल गया है। तो परिवर्तन किस में हुआ? व्यंजन में हुआ। किस में हुआ? व्यंजन में हुआ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे रूप में, है ना। इस मां को आप, ये बाद में कौन सा वर्ण है? ध है। कौन सा व्यंजन है? ध है। ध किस वर्ग का है? त वर्ग का है। किस वर्ग का है? त वर्ग का है। तो त वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? न। त वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? न। तो आप इस मां को बाद वाले वर्ण के वर्ग के पंचम वर्ण में बदल सकते हैं, तो ना में बदल सकते हैं। तो इसका दूसरा रूप किस प्रकार से कर सकते हैं? आप मां को बदलना है, किसमें? ना में, तो ऐसे ना में बदल दिया, बाकी धी को ज्यों का त्यों लिख दो, तो क्या हो जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हैं आप संधि। लेकिन परिवर्तन किसमें हुआ बेटा? परिवर्तन हुआ मां में। परिवर्तन किसमें हुआ? मां में, व्यंजन में, ठीक है। तो ये है व्यंजन संधि। बोले सर ये दोनों तो व्यंजन है, कोई स्वर का भी बताओ, एक स्वर एक व्यंजन हो। बिल्कुल बताता हूं बेटा। आपने देखा जैसे ये क्या है? अ। क्या है? अ, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिख दिया छा। क्या लिख दिया? छा, ठीक है। इसके बीच में क्या आ जाएगा? च का आगम हो जाएगा। इसके बीच में क्या हो जाएगा? च का आगम हो जाएगा और ये कहलाएगा अच्छा। तो यहां जो आया है वो क्या है? व्यंजन है। परिवर्तन किस में हुआ? व्यंजन में हुआ। तो इस प्रकार व्यंजन संधि में जो भी है परिवर्तन किस में होगा? व्यंजन में होगा, ठीक है। तो व्यंजन संधि में क्या होगा? व्यंजन में परिवर्तन होगा, चाहे स्वर आगे हो पीछे हो कहीं भी हो। एक व्यंजन होगा, एक स्वर होगा, या दोनों व्यंजन होंगे। इनके मेल से व्यंजन में ही परिवर्तन आएगा। रूप परिवर्तन होगा वो व्यंजन का ही होगा, तो व्यंजन संधि कहलाएगी, ठीक है। व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 लिखिए आप व्यंजन संधि का अब हम पहला नियम पढ़ते हैं।
और व्यंजन संधि का पहला नियम, जिसको हम अनुनासिक संधि भी कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, पहले नियम की अगर हम बात करें तो पहला नियम कह रहा है आपका, पहला नियम क्या कह रहा है कि यदि म के पश्चात, किसके पश्चात, म के पश्चात, यदि म के पश्चात कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन समझते हैं, 5 वर्ग होते हैं, कौन कौन से, क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग होते हैं और इन सब में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। त, थ, द, ध और न, ठीक है। प, फ, ब, भ और म, ठीक है भाई। ये 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग में, कितने होते हैं, 5 वर्ग। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 25, है ना। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग हैं, तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई ना। अब इसको समझिए, ये कह रहा है यदि म के पश्चात क से लेकर म तक का कोई भी वर्ण आता है, क से लेकर म तक का, इनको हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन, ठीक है ना। तो म के बाद यदि कोई भी वर्गीय व्यंजन आता है पंचम वर्णों को छोड़कर, किनको छोड़कर, पंचम वर्णों को छोड़कर, ये नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। इनको छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़कर बाकी इनमें से कोई सा भी हो, 4 वर्णों में से, ठीक है, इनमें से ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है और ये चौथा वर्ण है, ठीक है। तो कितने हो गए, 20 वर्ण हो गए। तो ये पहला नियम क्या कह रहा है हमारा, पहला नियम कह रहा है यदि म के पश्चात, ठीक है, वर्गीय व्यंजन पंचम वर्णों को छोड़कर, वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्णों को छोड़कर कोई भी वर्गीय व्यंजन आ जाए, किसको छोड़कर, पंचम वर्णों को छोड़कर, ठीक है। तो यदि म के पश्चात क से लेकर म तक का कोई भी वर्ण आता है केवल पंचम वर्णों को छोड़कर, पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, तो म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अभी मैंने संधि वाला उदाहरण आपको दिया था, तो म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो म अनुस्वार में बदल जाएगा, या मां के बाद जो भी व्यंजन आएगा वो जिस वर्ग का होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, धा किस वर्ग का है, त वर्ग का है, ध किस वर्ग का है, देखो ध त वर्ग का है। तो जिस वर्ग का होगा ना उसके पंचम वर्ण में बदल जाएगा, उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है। तो यदि म के पश्चात कोई भी वर्गीय व्यंजन आता है पंचम वर्णों को छोड़कर, यदि म के पश्चात पंचम वर्णों को छोड़कर कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है, अथवा बाद वाला जो वर्ण जिस वर्ग का होता है उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हमने लिखा सम प्लस कर, क्या लिखा, सम प्लस कर, ठीक है। तो अब ये किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, तो क्या हो जाएगा, संकर। या फिर इसके लिए हमारे पास एक विकल्प और है, ये किस में बदल जाएगा, म बाद वाला वर्ण है क्या, क, और क वर्ण किस वर्ग का है, क वर्ग का है, तो इसका पंचम वर्ण कौन सा है, या, इसमें बदल जाएगा। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, संकर। ये भी क्या होगा, सही माना जाएगा। संधि का ये भी एक रूप होता है। तो इस प्रकार 2 रूपों में, अनुस्वार में या बाद वाला वर्ण जो होता है वो जिस वर्ग का होता है उसके पंचम वर्ण में बदल जाता है, ठीक है प्यारे साथियों। ऐसे ही देखिए, अगर मैं लिखूं सम
प्लस ख, तो क्या हो जाएगा शंख। और या फिर इस शंख को हम ऐसे भी लिख सकते हैं शंख, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने लिखा सम प्लस गठन, तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा संगठन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं संगठन, ठीक है। आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमने लिखा सम प्लस घनन, तो मेरे प्यारे साथियों ये लिख जाएगा संघनन। क्या लिख जाएगा संघनन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं संघनन या संघटक, कुछ भी लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। ये 4 वर्ण आ गए, 5वां वर्ण आएगा ही नहीं। अब हम अगले वर्ग की बात करें, जैसे च की बात करें, तो हमने लिखा जैसे सम प्लस चय, क्या लिख दिया हमने सम प्लस चय। तो यहां अनुस्वार में तो आपको कुछ सोचना समझना ही नहीं है ना। म किस में बदल जाएगा अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा अनुस्वार में बदल जाएगा। म तो अनुस्वार में बदल ही जाएगा, एक विकल्प तो अनुस्वार का तो है ही संचय। लेकिन आप पीछे वाला देखिए, म के बाद क्या आया है च आया है। तो अब तक हम जिस पंचम वर्ण में बदल रहे थे वो तो किसका था, किसका था क वर्ग का पंचम वर्ण था। अब हमको च वर्ग का पंचम वर्ण देखना पड़ेगा, तब मां उसी में बदलेगा। अब कैसे लिखा जाएगा संचय, अब लिखा जाएगा संचय, ऐसे लिखा जाएगा, इसमें बदलेगा, ठीक है। अगर आपने लिख दिया कि सर ये तो आप एक ही चीज लिखाते जा रहे हो, सम के अलावा भी तो कोई शब्द बोलिए, तो देखिए बेटा इसको आप ऐसे कर लो धनम, म आ गया, हमें तो बाद में मां चाहिए, शब्द से कोई सरोकार नहीं हमारा। हमने लिखा धनम और बाद में हमने क्या लिख दिया जय लिख दिया। क्या लिख दिया जय लिख दिया, ठीक है। तो धनम प्लस जय। अब मुझे देखिए म के बाद क्या आ रहा है ज आ रहा है, तो म को किस में बदलना पड़ेगा अनुस्वार में बदलना पड़ेगा। तो अनुस्वार में बदल दिया मां को और जय को जोड़ के लिख दिया, तो क्या हो गया ये धनंजय हो गया। पर प्यारे साथियों मैंने एक और ऑप्शन बताया था, या विकल्प से आप किसको बदल सकते हैं इस म को, बाद वाला जो वर्ण है ये जिस वर्ग का है। अब ज किस वर्ग का है, ज देखिए किस वर्ग का है च वर्ग का है, तो इसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदलेगा। तो बदलेगा तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए दूसरा रूप ऐसे लिखा जाएगा धनंजय, ऐसे लिखा जाएगा। प्यारे साथियों ये भी सही होगा धनंजय। ऐसे ही आप इसको ऐसे कर सकते हैं मृत्युम, मृत्युम प्लस जय, तो ये दोनों प्रकार से सही माना जाएगा। मृत्युम मां को किस में बदल देंगे अनुस्वार में, मृत्युम जय, तो ये क्या हो जाएगा मृत्युंजय। और इसको ऐसे भी बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं पंचम वर्ण में ज, अभी मैंने बताया पंचम वर्ण ये है, अब तो क्या हो जाएगा मृत्युंजय। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे प्यारे साथियों सही माने जाएंगे, है ना। अच्छा अगर आपने इसको ऐसे लिखा, जैसे हमने लिखा इसको क्या है जा हो गया, हमने लिखा झम प्लस झा, क्या लिखा हमने झम प्लस झा। अब मां के बाद आ रहा है झा, तो एक तो हो गया ये झंझा, क्या हो गया झंझा। और दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं झंझा, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि भाई ट वर्ग का देखें, अगर हमने यहाँ पे लिखा मान के चलो दम और प्लस ड, हमने क्या लिखा दम प्लस ड, तो अब देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं दन, म किस में बदल गया अनुस्वार में बदल गया और ड,
तो ये हो गया दंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, और दंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं द। अब म के बाद आ रहा है ड, ड किस वर्ग का है? ड है ट वर्ग का, तो इसका पंचम वर्ण कौन सा है भैया? ण, तो ये म किस में बदल जाएगा? ण में बदल जाएगा। ये म आधा है तो पंचम वर्ण भी आधा ही होगा, तो दंड। ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, है ना। ऐसे ही आप इसको ऐसे करिए कि सम प्लस ताप, ताप लिख दिया। अब तवर का ही है, तो सबसे पहले अनुस्वार में तो कोई सिस्टम ही नहीं है, अनुस्वार में तो आप सीधे बदल दीजिए, म को किस में बदल दीजिए? अनुस्वार में बदल दीजिए, संताप ऐसे लिख दीजिए। अच्छा, अब आप ये भी देखिए यहाँ पर कि अब तवर का पंचम वर्ण कौन सा है? न, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं संताप, ठीक है। तो म पंचम वर्ण में बदल जाएगा बाद वाले वर्ग के में। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपको, ठीक है। संताप, ऐसे ही बेटा ये हो जाएगा सम प्लस थाल, तो क्या हो जाएगा? संथाल। क्या हो जाएगा? संथाल, संथाल। दोनों तरह से देख लीजिए, नाम में भी बदल जाएगा और अनुस्वार में भी बदल जाएगा। अगर आप द का देखें तो आपने देखा सम प्लस देश, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? म को अनुस्वार में बदल दो, सन देश को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? संदेश। और आप इसको ऐसे कर लीजिए, ना में बदल दीजिए तो संदेश। संधि का मैंने आपको धागा भी बताया ही था, संधि, ठीक है, सम प्लस धी, संधि। अच्छा, अब देखिए इसका, किसका? प का। प का अगर हम प्यारे साथियों देखते हैं तो सम प्लस पन्न, तो मेरे प्यारे साथियों बदलने को तो हम इसको यहाँ पंचम वर्ण में भी बदल सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए संपन्न, तो ये म को किस में बदल दिया हमने? अनुस्वार में बदल दिया, तो संपन्न। बेटा संधि तो हुई ये संपन्न, और अगर हमने इसको दूसरे रूप में विकल्प वाले में लिखा कि म को प के पंचम वर्ण में, अब प वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? म ही तो है ना, और ये भी म ही है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे संपन्न, तो ये लिखा हुआ सही तो है, लेकिन इसमें संधि नहीं होगी, फिर इसमें संयोग रह जाएगा। क्या रह जाएगा? संयोग रह जाएगा, क्योंकि कोई विकार नहीं हो रहा है, इस संपन्न में कोई विकार नहीं हो रहा है, ठीक है, विकार यहां हो रहा है। तो संपन्न यहां अनुस्वार में बदला है व्यंजन में, है ना, व्यंजन म जो है वो अनुस्वार में बदल गया, तो यहाँ व्यंजन में विकार उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ तो व्यंजन संधि है। लेकिन अगर हम इसको पंचम वर्ण में बदलें प वर्ग के में, तो प वर्ग का पंचम वर्ण म है, तो यहाँ पर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो जो का त्यों हम मिला के लिख रहे हैं जोड़कर, इसलिए यहाँ पर संधि नहीं होगी बेटा, फिर क्या होगा? यहाँ पर होगा संयोग। तो इस प्रकार प वर्ग के सभी पंच वर्णों में संधि करते समय संधि केवल अनुस्वार में ही होगी, अगर हम पंचम वर्ण में बदलेंगे तो संधि नहीं होगी। ऐसे ही आप संभावना करके देख लो, है ना, सम प्लस भावना, देखो सम प्लस भावना, तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार में बदल दो, संभावना, ठीक है। आप इसको अगर पंचम वर्ण में बदलोगे तो संयोग होगा, संधि नहीं होगी। संधि के लिए शर्त यही है कि ये इसके केवल अनुस्वार में बदलेगी, केवल इसी वर्ग में, क्योंकि इसका पंचम वर्ण भी म ही है। अगर आप इसको म को वहां पंचम वर्ण में म में बदलेंगे तो बदलेगी क्या? वो तो म का म ही रहेगा, और म रहेगा, परिवर्तन होगा नहीं, परिवर्तन होगा नहीं तो संधि होगी नहीं। संधि के लिए शर्त है परिवर्तन होना, व्यंजन में या स्वर में या विसर्ग में हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन में कोई परिवर्तन तो होना चाहिए ना, और या परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे ही आप इसको स्वयं प्लस भू करके देख लो, स्वयं प्लस भू बराबर स्वयं भू। ऐसे अगर लिखने को तरीके दोनों सही होंगे बेटा, शब्द शुद्धि में जाएंगे तो स्वयं भू करके ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन वो संयोग कहलाएगा और ये संधि कहलाएगी जिसमें विकार हो रहा है, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। और देखिए ये सारे हो गए, अब बाका और देख लो, एक बाका रह गया है, सम
प्लस बंध, तो क्या हो जाएगा? संबंध। ठीक है प्यारे साथियों, ऑप्शन में विकल्प में आप इसको लिख ऐसे भी सकते हो संबंध, लेकिन यहां पर क्या होगा? संयोग होगा, संधि नहीं होगी। केवल अनुस्वार वाले में संधि होगी, पंचम वर्ण वाले में इसमें संधि नहीं होगी, संयोग होगा। तो उम्मीद करता हूं ये नियम आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। इससे पहली वाली वीडियो में जब मैंने आपसे प्रैक्टिस सेट में संधि के बारे में पूछा था, आपने उनके उत्तर मुझे नहीं दिए हैं, तो मुझे लगता है आपको अभी संधियां अच्छे से समझ में नहीं आई हैं, या स्वर संधियां आपने जहां भी पढ़ी हैं, जैसे भी पढ़ी हैं, आपको बहुत अच्छा भी स्वर संधि में आपका कमांड नहीं है। कमांड के लिए मैंने आपसे कहा था अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए, लगातार पूछिए, जवाब दीजिए। ऐसे घर बैठ के केवल देख लेने से काम नहीं होगा, उत्तर देना सीखिए। अगर आप रीट में सिलेक्शन चाहते हैं, पटवार में सिलेक्शन चाहते हैं, अध्यापक सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन चाहते हैं, एसआई में सिलेक्शन चाहते हैं, जहां भी आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही व्यक्ति को क्या बनाता है? पूर्णतः है, एक तरह से मैं कहूं कि पूर्ण रूप से पूर्णता प्रदान करता है। पूर्ण रूप तो कभी नहीं हो सकता, आदमी का मरने पर ही पूर्ण होता है। जब तक जिंदा रहेगा अपूर्ण रहेगा, लेकिन उसको पहले से अच्छा, ठीक है, पहले से अच्छा बना देता है, बेहतर बना देता है। आप सभी अभ्यास करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और आगे मैं आपको नए नियम के साथ मिल रहा हूं। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।